आप लोगों का विज्ञान के सेशन में स्वागत है। धातु एवं अधातु चैप्टर का हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है जब धातुओं की अम्लों के साथ मीन्स मेटल्स की जब एसिड्स के साथ प्रतिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है तो हमें क्या मिलता है। कुछ जाना पहचाना लग रहा है टॉपिक? हाँ, क्योंकि अभी हमने पहले कुछ सेशंस पहले हमने पढ़ा था जब अम्ल धातु से करते हैं, जब हमने अम्ल और क्षारक मीन्स सेकंड चैप्टर में जब हम ये अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब आप समझ लीजिए कि ये टॉपिक अगर आपने पहले तैयार कर ये इससे जो हमने करा था अम्ल और धातु का अगर आपको याद है तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत इजी लगेगा, क्योंकि बस हमने अगर हम कहें A + B हमने कोई रिएक्शन सीखी थी, अब वो हो गई है B + A। बस इतना ही फर्क है, क्योंकि जो इसका जो जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तब जो हमें यौगिक मिलेंगे वो वैसे ही रहेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं देखते हैं, ये एक रिवीजन भी होगा और ये भी समझ में आएगा कैसे हम एक चीज़ समझ लें और कितने प्रकार के हमारे प्रश्नों के उत्तर तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं और आज हमारा ये 5th सेशन है जिसमें हम धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है? आंसर आपके सामने, वो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है। लेकिन सभी धातु अम्ल के साथ समान तरह की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और वे जो लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो कॉपर तनु अम्ल के साथ उसकी अभिक्रिया नहीं होती है। तो आपको याद होगा मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, आपको लिस्ट दी थी कि कौन से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन से सबसे कम। तो कॉपर नीचे आ गया। अभी इससे जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें मैं आपको कुछ सेशंस के बाद फिर से वो रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस करूँगी, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिए। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें, और ये ऐसा नहीं है कि इसमें है, अगर हम अम्ल की बात करें तो ये भी हम कहेंगे कि अम्ल कुछ धातुओं के साथ नहीं अभिक्रिया करता, और वैसे ही अभी हम कह रहे हैं कि जो कॉपर जैसी धातु वो तनु अम्ल के साथ उसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। धातु का तनु अम्ल के साथ जो प्रतिक्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है? सोडियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब उसकी रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है? हम जानते हैं जब ऐसे कोई एक धातु और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पे जो लवण बन रहा है वो क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम की किसके साथ हम करवा रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ उसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं जब पोटेशियम धातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, तो जो पोटेशियम धातु है HCl के साथ हो रही है, क्या बना? KCl, पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन निकल गई। तो कितना एक सिंपल है, अगर हमें चीज समझ में आ गई, हमें मालूम है, तो हम कितना जल्दी इसका आंसर देते चले जा सकते हैं। अगर अब मैं कहूँ मैग्नीशियम धातु की तनु अम्ल के साथ करवाएं, क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, और हाइड्रोजन गैस। तो और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि इसमें कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कौन सी गैस निकलेगी। तो आप याद रखें कि जो हमारा धातु है और अम्ल है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे। ऐसे ही एल्युमिनियम धातु का अगर तनु अम्ल के साथ ये रिएक्शन करवाई जाए तब एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, है ना।
कितना, अगर आप कहेंगे तो ये अब आपको मुझे पूरा विश्वास है कि ये वाली अभिक्रियाएं तो आपके मुंह पर आ गई होंगी और आप कह रहे होंगे ये तो हमसे कभी भी पूछ लो, हम आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। जिंक की जब तनु अम्ल के साथ हो रही है, कोई नई चीज बन रही है? नहीं, एक जिंक क्लोराइड। और ये अगर जिंक क्लोराइड जो है वो क्या है, एक लवण है। कितना देख रहे हैं आप? तो बस आपका जो एक काम है वो ये याद रखना, आपको ये तो मालूम है जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा। मींस जितने भी आपके लवण बन रहे हैं उनके जो फॉर्मूले हैं वो आप याद रखिए, क्योंकि हमें ये वर्बल अपने भाषा में तो याद हो जाता है, लेकिन जब हम समीकरण में लिखते हैं तो हमारे यहाँ पे कहीं ना कोई एक छोटा कुछ मिस्टेक होना एक बंद हो सकता है, हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर जब हमें ये फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो हम जिंक क्लोराइड में ये ना हो हम खाली ZnCl लिखते हैं, हमारा इसका जो हमारा फॉर्मूला बन है वो है ZnCl2। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जितने भी आपके सॉल्ट्स बन रहे हैं या लवण बन रहे हैं उन सब के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने चाहिए। अब अगर लोहा का है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, आयन क्लोराइड। ये आयन क्लोराइड बनता है, ये भी लें तो इसमें कोई नई बात नहीं, क्योंकि आयरन क्लोरीन के साथ करेगा अभिक्रिया और हाइड्रोजन निकल जाएगी। अब हम देख रहे हैं, ये तो अभी हम जो देख रहे थे वो था HCl के साथ। अब अगर हम नाइट्रिक अम्ल के साथ देखें, नाइट्रिक एसिड के साथ देखें, तब क्या होगा। तो जैसे अभी तक हमने लवण देख रहे थे क्लोराइड फॉर्म में बन रहे थे, अब वो नाइट्रेट फॉर्म में बनेंगे। तो मैग्नीशियम की नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि प्लीज इनके फॉर्मूले याद रखें। देखिए इसका क्या जा रहा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट का MgNO3 होल ट्वाइस। तो इन फॉर्मूलों को प्लीज याद रखिए, क्योंकि सब कुछ आते हुए एक छोटे सा अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर लिखना भूल गए या गलत लिखा तो एक छोटी गलती से आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि यह आपका रासायनिक विज्ञान है। इसमें आपके जो सूत्र हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका सूत्र गलत है तो आपका आंसर भी गलत माना जा सकता है। तो ऐसी ही अगर मैग्नीज का नाइट्रिक एसिड के साथ करवाया जाए तो मैग्नीज नाइट्रेट बन रहा है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा, जब हम नाइट्रेट बोलते हैं तो NO3 होल ट्वाइस जनरली आ जाता है, और हाइड्रोजन गैस तो दोनों समय निकलती है, चाहे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ कर रहे हो या हम किसी नाइट्रेट के साथ कर रहे हो। जिंक की जब नाइट्रिक एसिड के साथ होगी क्या फॉर्मूला बनेगा, जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस। तो इसका रिवीजन का मैं एक तरीका बता रही हूँ कि आप सिर्फ अपने मन में धातु का नाम सोचें, कभी HCl से कभी नाइट्रिक एसिड से उसकी रिएक्शन करवाएं, फॉर्मूला लिखें, इससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि कैसे जो हमारे ये हैं, कैसे हमारे जो विभिन्न धातु हैं वो कैसे HCl के साथ एक अम्ल आ गया, दूसरा अम्ल आया नाइट्रिक एसिड, इनके साथ इनकी कैसे अभिक्रिया हो रही है, कैसे वो रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें वो कैसे लवण बना रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है ना। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि लवण तो बन रहा है, लेकिन अगर आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, HNO3 के साथ हो रही है, तो आपके लवण में नाइट्रेट आएगा। और नाइट्रेट का हमारा फॉर्मूला क्या जा रहा है, NO3 होल ट्वाइस करके कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जैसे हम
ये आप हम जब आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे कैसे वैलेंसीज को हमें कंट्रोल, हमें पूरा उसको देखकर अपने फॉर्मूले लिखने होते हैं। तो अभी तक के लिए आप ये समझ लीजिए कि इस सेशन में जो आपने पढ़ा वो आप पहले भी सीख चुके हैं, तो उसका ध्यान रखें और क्वेश्चंस पे अपना खुद एक ये लिखें कि अम्ल की आपकी धातु के साथ, ये धातु की अम्ल के साथ रिएक्शन सेम है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बस जो हमने अभिक्रियाएं आपको बताई उनको आप पहले भाषा में लिखें, फिर सब कुछ बंद करके उनके जो समीकरण है सूत्रों के साथ वो लिखें। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी जो एक पढ़ने में जो एक केमिस्ट्री पढ़ने में एक इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ का सेशन अब मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगले सेशन में इस चैप्टर के और में अभी और हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कैसे धातु और दूसरे रसायनों के साथ अभिक्रिया करती है और उन अभिक्रियाओं से हमें कौन कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक रिवाइज करें और लिखते रहें, पढ़ते रहें। नमस्ते।